हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे भाई एसआई की जो हमने मुहिम चलाई है उसका अगला भाग। इससे पहले हमने एक भाग करा दिया है, उसमें बेसिक सी जानकारी दी गई है। एसआई से अगर जो कोई बच्चा एसआई या जो छात्र एसआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो देख सकता है कि भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं या हम इसके पात्र हैं या नहीं, उस तरह की जानकारी दी गई है। इसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी हम आज बात करेंगे अभी सिलेबस की। आखिरकार सिलेबस होता क्या है, यानी पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात चलेगी आज इस भाग में। तो सबसे पहले भाई जो हमने पहले बता दिया है, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला होगा जीएस का, ठीक है, पहला जीएस का होगा। दूसरा होगा हिंदी का। तीसरा होगा मैथ का। और चौथा होगा रीजनिंग का। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे 4 सब्जेक्ट से, और 400 ही नंबर का होगा। हमने बता चुके हैं 400 नंबर का होगा, और 400 नंबर में 200 क्वेश्चन आएंगे। आपको केवल 200 क्वेश्चन आएंगे, और ये 200 ही क्वेश्चन आपको मान के चलिए करने हैं, और इनका अभ्यास आपको करना है। और 200 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर आप चाहते हैं सही मार्गदर्शन और सही दिशा, तो बनी रहिए हमारे साथ। क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी पेड कोर्सेज़ का विचार नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए भाई बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी में क्या क्या आएगा? सबसे पहले हिंदी में देखिए भाषा तथा व्याकरण। भाषा तथा व्याकरण का हमें थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, भाषा तथा व्याकरण की समझ होनी चाहिए। सबसे पहली बात है भाषा और व्याकरण की समझ होना, क्योंकि अगर इसकी समझ नहीं हुई तो मान लीजिए इसमें क्या है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाषा तथा व्याकरण की आपको समझ होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी नंबर है वर्ण तथा ध्वनि। वर्ण तथा ध्वनि की समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ण बनते कैसे हैं, ध्वनि क्या होती है, इन चीज़ों की जो है वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो सब इन चीज़ों को आपको बेसिक लेवल से जानना है, बात ज़्यादा डीपली नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला है शब्द विचार। शब्द विचार किस प्रकार बनते हैं, इसकी जानकारी देगी। संज्ञा। संज्ञा तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। देखिए सर्वनाम और विशेषण इसमें आ गए। आप सर्वनाम और विशेषण को आप बहुत ही मोस्टली ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब को तो आप बिल्कुल, इसके बाद में क्रिया या क्रिया विशेषण, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी याद करके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी आपके लिए इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। एग्ज़ाम के लिए नहीं होता ये, दरअसल क्या होता है, जिस चीज़ का आपको टेस्ट दे के आ रहे हैं उसमें आपने अच्छे रैंक किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, तो उसकी समझ आपको आगे चल के काम देती है। इसका मतलब ये नहीं है केवल हमें एग्ज़ाम ही पास करना, नहीं भाई, उसके सहारे हमें ज़िंदगी बितानी है, इसलिए है। इसके बाद में संधि है। संधि संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में संधि से क्वेश्चन आते हैं भाई, और आप जानते ही होंगे संधि कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे दूसरा है लिंग, वचन तथा कारक। देखिए लिंग वचन, इनमें किस प्रकार का संबंध होता है और कैसे होता है, क्या होता है कारक, लिंग और वचन, इसकी जानकारी इसमें उपलब्ध है। उसके बाद में है, अब देखेंगे भाई उसके बाद में थोड़ा सा बेसिक से जाएंगे। उसके बाद में है हमारा समास। समास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। समास तो आपने देख ही लिया होगा, समास के लिए तो दिन रात जो है समास, तो हर एग्ज़ाम में अगर जिसमें हिंदी है तो उसमें समास से कम एक क्वेश्चन बनता ही है। तो समास को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मान लो दोस्तों, समास को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मान लीजिए। ये तो आपको बिल्कुल पक्का होना
चाहिए। उसके बाद में पर्यायवाची, पर्यायवाची भी भाई हर एग्ज़ाम में 1-2 पर्यायवाची आते हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होते हैं इस चीज़ की जानकारी दी गई है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में देखेंगे भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्द होते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए एक शब्द, जैसे कि मान के चलते हैं चतुर्भुज, अर्थात 4 भुजाओं वाला क्या होगा वो, चतुर्भुज होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे चक्र धारण करने वाला, जिसके हाथ में चक्र हो, वो क्या होगा, चक्रपाणी। उस प्रकार के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उसके बाद में विभिन्न अर्थक यानी युग्म शब्द, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। युग्म शब्द जो होता है, इसके लिए युग्म कैसे बनते हैं, इस प्रकार की जानकारी इसमें मिलेगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। और उसके बाद में तत्सम तद्भव, तो आप जानते ही हैं भाई, तद्भव तत्सम तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी है, तो कम से कम नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं। इसके बाद में है उपसर्ग तथा प्रत्यय। उपसर्ग तथा प्रत्यय ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग और प्रत्यय वाला आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। अगला देखेंगे मुहावरे। भाई मुहावरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर किसी के लिए मुहावरे कहने की और कहावतें कहने की आदत होती है। आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े कहावतें और मुहावरे कहते हैं, तो वो ये वही हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मुहावरे, उनका अर्थ और प्रयोग, लोकोक्तियाँ तथा कहावतें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखेंगे भाई नीचे शब्दों में सामान्य शुद्धियाँ। देखिए कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उन अशुद्धियों के जरिए जो हम शुद्धियों को प्राप्त बनाते हैं, तो इसमें कुछ अशुद्ध वाक्य आएंगे, उन्हें शुद्ध भी करना है, ये भी हमें आना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। और उसके बाद में है वाक्यों में सामान्य शुद्धियाँ। कुछ ये दोनों एक ही चैप्टर के हैं, शब्दों में सामान्य शुद्धि आएंगी, फिर वाक्यों में आएंगी, ठीक है। कुछ वाक्य दे देगा बड़ा सा, उसमें एक अशुद्धियाँ देगा। ये शब्दों में शुद्धियाँ क्या है, एक वर्ड दे देगा, वर्ण दे देगा, जैसे ठीक है, जैसे त्रिभुज में जो है कुछ अशुद्धि दे देगा, त्रय कोई गलत लगा देगा, या अंक बिंदी या फिर मात्रा गलत लगा देगा, तो वो आपको सही शुद्ध करना है। इसी प्रकार वाक्य में दे देगा कोई राम खाना खाती है, तो उसमें जो सही शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। इसके बाद है रस तथा छंद। भाई ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे भाई हर एग्ज़ाम में भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो भैया रस छंद का तो बिल्कुल ये मान लीजिए, आपको ये तो रट के जाना है बिल्कुल, रस छंद वाला। रस छंद है, बाकी हैं तो सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन इसे तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, रस और छंद और अलंकार को, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार। जो भी हिंदी साहित्य की रचना है, वो रचनाएं तथा उनके जो रचनाकार हैं वो किसने रची हैं, उनकी सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए इससे, ठीक है। ये इसलिए है, कुछ इसमें बहुत सारी जो है रचनाएं आएंगी कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाओं का नाम क्या है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद करना होगा। इसके बाद में अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में क्या है, कुछ जो अपठित जो यानी बिना पढ़े हुए, जो किसी ने नहीं पढ़े हैं या नए तरीके से बन के वो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, इस तरह के बनेंगे। बनने के बाद आपको जो है उन्हें पढ़ना है, और उसके बाद में उनमें जो है जो क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे वो आपको छांटने हैं। बस इसमें यही था। इसके बाद में भाई आगे चलते हैं। ये तो था हिंदी का सिलेबस पूरा, और ये हिंदी का सिलेबस आप लोगों को पूर्ण रूप से याद करना है। इसमें कोई भी लापरवाही ना करें, कुछ भी लापरवाही ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो शायद हो सकता है आपके 1-2 नंबर ही चले जाएं। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात। तो चलिए भाई अगला देखेंगे, अगला क्या है। उसके बाद में है भाई हिंदी हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे भाई हमारा सामान्य ज्ञान। भाई सामान्य ज्ञान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा विशाल मान सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा, और इसकी कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि बिना मेहनत के भाई इसमें तो कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। पूरा इतिहास आ गया, देखिए इतिहास, भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, केवल और केवल भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी विश्व से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा विश्व इतिहास से, ठीक है। उसके बाद में है भूगोल। भूगोल से आपको देखिए भारत का भूगोल हो सकता है, या इसमें केवल भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें सामान्य ज्ञान में। और भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, भारत की इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी, उससे क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सिलेबस है, और बहुत ही मज़ेदार भी है, क्योंकि इसे पढ़ने में जो आनंद आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और विविध तथ्यों से ज़रूर आएंगे भाई, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, और प्रदेश में प्रथम, इस तरह के क्वेश्चन, द्वितीय प्रथम जो है, इस तरह से क्वेश्चन विविध तथ्यों से आएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ में प्रथम। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति का बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पुलिस प्रशासन एवं व्यवस्था। भारत उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय प्रशासन पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो है वो कैसी है, राष्ट्र कैसा है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है संचार एवं प्रौद्योगिकी सूचना। इसके बाद जो है, इसके बारे में भी देखिए, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये एक दरोगा के लिए इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसे जैसे ही कोई अपराध करता है तो उसमें कौन सी धारा लगानी है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर जानकारी उसे होनी चाहिए। देखिए मूल विधि में क्या है, आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें क्या है, मूल विधि है हमारी, इसमें देखिए इसमें सभी जो है अपराध क्या है और उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, इस चीज़ की जानकारी उसे होनी चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी बात है मूल विधि की, तो मूल विधि इम्पोर्टेंट भी है। देखिए घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आखिरकार क्या है महिला उत्पीड़न या घरेलू हिंसा में महिला आत्महत्या कर लेती है, क्या है उसमें, कौन सी धारा क्या लगेगी, ये इस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में है किशोर बाल न्याय, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख का संरक्षण, यानी कि इसकी भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अधिनियम 2000 के तहत जो आए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, यानी SC/ST एक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। SC और ST एक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब देखेंगे मोटर वाहनों की भी आपको जो उनके अधिनियम के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। अधिनियम 1988 के बारे में चालान कौन सा क्या है, किस धारा के अंतर्गत उसने अपराध किया है, इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की भी जानकारी होनी चाहिए, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी मानव अधिकार के जो संरक्षण अधिनियम है वो क्या है। उसके बाद साइबर अपराध क्या है भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात है साइबर अपराध वाली, एक तो ये हो गया। उसके बाद साइबर अपराध बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। साइबर अपराध जो लोग कंप्यूटर, साइबर अपराध देखिए क्या है, साइबर अपराध जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, और आप लेके किसी भी जहाँ पे ऑनलाइन होता है आजकल के दौर में, जहाँ जन सेवा केंद्र या CSC सेंटर है, वहाँ पे जाते हैं और अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसे स्कैन कराए, या किसी भी चीज़ का फॉर्म फिलअप कराया, आप पे नहीं आता वो आपने कराया, और कराने के बाद आपने क्या किया, उनकी जो है अपने डॉक्यूमेंट उनके सिस्टम से डिलीट नहीं किए, और उनके ही सिस्टम में उन्हें पढ़े रहने दिया। अब उस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें किसी के साथ साझा करते हैं, तो वह एक प्रकार का अपराध है। उन्होंने एक अपराध किया है जो आपके डॉक्यूमेंट्सों को किसी के साथ साझा किया है, ठीक है। इस प्रकार एक है फिर सबसे महत्वपूर्ण भारतीय दंड संहिता 1960, यानी IPC, इंडियन पेनल कोड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडियन पेनल कोड। इसकी आपको मानव संबंधित जो अधिनियम है उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इसकी भी आपको पूरी जानकारी होनी
चाहिए। एक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसकी भी आपको पूरी जानकारी हो चाहिए। एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था, 2005 में ये अधिनियम लागू हुआ था साइबर अपराध के तहत, तो इसकी भी भाई आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक है आयकर अधिनियम, ठीक है, आयकर अधिनियम क्या है इसकी भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और एक है भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो ये राजस्व से लेके रिलेटेड है, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी हल्का के जो दरोगा होते हैं उनकी भी होती है। तो भाई ये था मूल विधि। और सबसे ख़ास बात मूल विधि में आती है भारतीय संविधान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, भारतीय संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे तो भाई जितना हो सके याद कर लो, जितना हो सके याद कर लो। भारतीय संविधान के लिए हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन किस तरह का तरीका के बनते हैं। तो हमने हिंदी का बता दिया है, सामान्य ज्ञान बता दिया है। उसके बाद में आते हैं मैथ पर, ठीक है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, ये है हमारा सामान्य ज्ञान। तो भाई इसकी भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या आएगा, क्या बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो भाई चल देखिए बात करते हैं हम मैथ की। तो मैथ में भाई मैथ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकतर बच्चे मैथ में रह जाते हैं। मैथ में रह जाने की वजह से ही वो लोग जो है एग्ज़ाम से सही से पास नहीं हो पाते और इसी में रह जाते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे संख्या पद्धति, शुरू का चैप्टर है। आप देखिए इस अगर इसका टॉपिक वाई अगर इन सभी चीज़ों को बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बुक ले लीजिए, जिसे बुक है आर एस अग्रवाल मैथ। आर एस अग्रवाल के नाम से आती है, आर एस अग्रवाल के नाम से आती है मैथ की बुक आती है। आप उसे ले लीजिए, उसे परचेज कर लीजिए और उससे परचेज करने के बाद आप इन सारे चैप्टरों को बेसिक लेवल से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और शायद मुझे लगता है उसे एक दो बार अभ्यास करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किसी भी बुक से दूसरी से तैयारी करने के लिए। सबसे पहले संख्या पद्धति आती है, उसके बाद में वर्गमूल तथा घनमूल। देखिए दूसरा चैप्टर है उसमें वर्गमूल तथा घनमूल वाला, इसकी भी आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वर्गमूल तथा घनमूल की, और वर्गमूल तथा घनमूल दोनों की वर्गमूल तथा घनमूल दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, वर्गमूल और घनमूल। तीसरा है घातांक एवं करणी। घातांक करणी का देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें थोड़ा टफ भी है, लेकिन समझोगे एक बार तो उसमें टफ कुछ नहीं है, बहुत ही सरल बन जाएगा। सरलीकरण है, सरलीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संख्या पद्धति और सरलीकरण सेम से टॉपिक हैं, लेकिन एक दूसरे से भिन्न बहुत हैं और अलग अलग हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये दोनों चैप्टर आपने सही प्रकार से रिवाइज कर लिए तो समझ लीजिए आपने 25% मैथ पास कर लिया। इसके बाद में भिन्न भिन्न भाई भिन्न क्या होती हैं ये आपको समझना ज़रूरी है। भिन्न कैसे बनती हैं, क्या होती है भिन्न। इसके बाद में देखेंगे भाई रेखीय समीकरण। और रेखीय समीकरण क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं, इन चीज़ों की सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेस एम एस भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। अनुपात समानुपात ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रतिशतहानि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुपात समानुपात, क्योंकि अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आता है प्रतिशत। प्रतिशत तो आप जानते ही कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुल मिला के जो क्वेश्चन दिए हैं, जो चैप्टर दिए हैं, वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में लाभ हानि देखेंगे भाई। लाभ हानि क्या है, लाभ हानि, और फिर बट्टा है इसमें, और साझेदारी। ये चैप्टर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
अगर आप इन चैप्टरों को बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियो हैं उनमें हमने इन्हें बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप उन्हें देख सकते हैं। या फिर आप बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें देख लीजिए। और अगर केवल और केवल आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है, ये आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको प्रत्येक प्रश्नावली को बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे। इसके बाद में देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। औसत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय कार्य ये भी बहुत ज़रूरी। और समय चाल है, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये सारे के सारे। और क्षेत्रफल भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लीजिए। और आयतन वाला ये भी वॉल्यूम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और समय को की व्याख्या देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन कम से कम बनेगा। एक ये तो हो गई हमारी जो उसकी संख्यात्मक परीक्षा की बात। अब देखिए मानसिक योग्यता परीक्षा ये है रीजनिंग से रिलेटेड, लेकिन इसमें देखिए दोनों दिए हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग, मैथ वाली रीजनिंग दी है इसमें। और उसके बाद में रीजनिंग में अलग है, वो हमारी अलग चीज़ रहेगी। ये रीजनिंग इसमें ही दे दी है, इसमें तार्किक आरेख है, ठीक है। सबसे पहले ये भी हमें समझ इसकी होनी चाहिए। और संकेत संबंध विश्लेषण है, और संकेतीकरण और शब्द रचना परीक्षण, इनकी भी हमें बहुत बढ़िया करके जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में अक्षर और संख्या श्रृंखला, ये देखिए रीजनिंग के बहुत से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इन सभी चैप्टरों की हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे। उसके बाद में व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण से क्या है, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, ये सब आपको बताएंगे। अक्षर और संख्या संकेत ये भी आपको बताया जाएगा। दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़े का तार्किक विश्लेषण और प्रभावी तर्क, ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और किस तरह आप क्वेश्चन बनेंगे ये आपको इस जो है बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, देखिए नीचे आते हैं, हम आते हैं फिर रीजनिंग पर। रीजनिंग में क्या है, उसमें थोड़ा सा देखिए इसमें क्या क्या दिया है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, यानी कुछ मेंटलिटी चेक की जाएगी आपकी कि मेंटल एलेबिलिटी क्या है। आप किस तरह का निर्णय, कोई अपराध हो जाता है तो आप किस तरह का निर्णय लेंगे, इस चीज़ की जानकारी ली गई है। या फिर आप किसी दंगे में फंस जाते हैं तो आप किस तरह वहाँ से उस दंगे पर नियंत्रण करेंगे, इस चीज़ की जानकारी आपसे ली जाएगी। आपकी समझ विकसित कहाँ तक है ये आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जनहित से। और अपराध नियंत्रण, कैसे अपराध को नियंत्रण किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना, लैंगिक संवेदनशीलता, ठीक है, जो लैंगिक के नाम पे संवेदनशीलता या विचार या भेदभाव होता है उसके। विविध का शासन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और पुलिस प्रणाली क्या है, पुलिस प्रणाली के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पुलिस प्रणाली, क्योंकि आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुलिस में आपको अच्छी खासी पोस्ट मिलेगी तो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। आगे है कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके जो दायित्व है वो क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। अल्पसंख्यक संख्यक तथा वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, जो लोग अल्पसंख्यक हैं या फिर वंचित हैं उनके जो प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, उनसे प्रेम भाव से बात करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। और ऐसा है ना, कुछ लोग होते हैं बेचारे गरीब होते हैं तो उन्हें कुछ उनके साथ उल्टा सीधा काम हो जाता है तो वो थाने तक नहीं पहुंच पाते, चौकी तक रिपोर्ट लगवाने नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनसे बात करने वाले जो अधिकारी हैं वो सही से बात नहीं करते, उनकी समस्याओं का नहीं सुनते हैं। मानसिक दृढ़ता, उनकी जो दिमागी क्षमता है वो कैसी है, किस प्रकार काम करती है, वर्क कर रही है, ये चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है नीचे बुद्धि लब्धि परीक्षा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बुद्धि लब्धि वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्धि और लब्धि के लिए। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में देखिए संबंध एवं दृश्यता वाला परीक्षण है, ठीक है, किसका किससे क्या संबंध है ये वाला। उसके बाद में असमान असमान को चिन्हित करना, जो गलत है उसे चिन्हित करना। और श्रृंखला पूर्ति परीक्षण,
और सांकेतिक भाषा परीक्षण, ज्ञान दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। इनका आपको रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से। उसके बाद में वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे, समय का क्रम परीक्षण भी होगा, ठीक है, और वेन आरेख और पाई चार्ट भी होगा, और गणितीय अभियोगिता परीक्षण और कम व्यय में व्यवस्थित करना, ठीक है। इस तरह के आपको इन रीजनिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये सिलेबस है। उसके बाद में तार्किक परीक्षा, और तार्किक परीक्षा में समरूपता और परीक्षण जो है उसकी जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें देखिए हमने आपको मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी और हिंदी भी, चारों सब्जेक्टों के बारे में बेसिक से बता दिया है। और आपको इसी के आधार पे तैयारी करनी है। आपको अगर ये पीडीएफ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं जो है आपको व्हाट्सएप के ज़रिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मैं इसे अपलोड कर दूँगा, और वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे भाई इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।